आज हमारे साथ है राजेश सर। वो आपको आज आपके करियर के बारे में गाइडेंस देंगे और आपके लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, उसके लिए आपको बताएँगे। तो आई होप आज के सेशन के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप अपने करियर के लिए कितना फ़ोकस है ये पता चल जाएगा आपके आज के सेशन से। तो ओवर टू सर, राजेश सर। ओके ओके, सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू अमृता फॉर इंट्रोडक्शन। सो आज जिस चीज पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड गाइडेंस। तो बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है ये। जब हम अ, पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हमें नहीं पता कि जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो दहलीज के उस पार किस तरीके की अवसर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो अ, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 5 साल के अपने कैरियर में 10 या 15 बार जॉब चेंज किए हैं या करते हैं या करना पड़ता है। क्योंकि वो जब जॉब करने जाते हैं तो ये सोचकर नहीं जा पाते हैं कि उनको पूरी लाइफ में या पूरा लंबा समय तक क्या करना है, उसे क्या करना पसंद है। सो उसी के अराउंड थोड़ी हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं इस स्लाइड के आधार पे कि अ, अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कैरियर चॉइसेस या गाइडेंस की बात करें तो किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए हमारी जॉब मार्केट में या जॉब में जाने से पहले। और जितना हम बेटर प्रिपेयर कर रहे होंगे उतना ही बेटर अपॉर्चुनिटी, उतना ही बेटर सर्वाइवल के चांसेस हमारे अ, बढ़ जाते हैं जब मैं नौकरी करता हूं तब। सो नेक्स्ट कीजिएगा अमृता स्लाइड। हेलो, हाँ। सो तीन तरीके की चीजें है कि एक तो कैरियर चॉइस या कैरियर फाइनल करना कोई एक आउटकम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको बार बार रिविजिट रीडिफाइन करने की जरूरत है। आप जॉब में जाने से पहले इस प्रोसेस में जाना बहुत जरूरी है, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी आगे जाकर। और ये बात है कि आप जॉब में जाने से पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत है, यानी आप जितना ज्यादा प्लान करोगे अर्ली स्टेज पे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको आने वाले जीवन में देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग दरकिनार कर देते हैं या नहीं सोचते हैं उसके बारे में, वो है कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या है। अ, मेरा बिना ट्रू सेल्फ समझे हुए अगर मैं किसी तरीके की नौकरी में चला जाता हूँ या वहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं या लोग अच्छे हैं, कुछ भी सोचकर अगर मैं चला जाता हूँ तो फिर आगे जाकर भविष्य में जो नौकरी मैं करने वाला हूँ उसमें परेशानियां बहुत होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या है और उसे क्या पसंद है। तो मोटे मोटे पर ये तीन चीजें हैं जिसपे पूरी बातचीत आज हम बिल्ड कर रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी नौकरी या किसी भी अवसर को हाँ कहने से पहले या उस अवसर में जाने से पहले मुझे पहले क्या तैयारी करने की जरूरत है, मुझे पहले क्या करने की जरूरत है, मुझे मेरे बारे में क्या समझने की जरूरत है, ताकि मैं जो भी अवसर के लिए जाऊं उसको लेकर मैं 100% कॉन्फिडेंस होके जाऊं कि मैंने उसके बारे में सोचा है। मैं खुद को, मुझे पता है कि मेरे वैल्यूज क्या है, मैं कितना दिन सरवाइव करने के लिए जा रहा हूँ उसमें। तो इन बातचीत पे ही आज पूरा मुद्दा है जिसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे हम। अगला स्लाइड में चलते हैं।
तो शुरू करते हैं। 3 रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने का बहुत जरूरी है, मतलब आत्ममंथन करने की बहुत जरूरी है। किसी भी अवसर में जाने से पहले, किसी भी जॉब में जाने से पहले, एक तो ये कि हु एम आई। तो हु एम आई 2 तरीके से सोचे जाते हैं। एक तो बहुत लोग इसको आध्यात्मिक सवाल भी मानते हैं, लेकिन यहाँ हम आध्यात्मिक सवाल के तौर पे हु एम आई को नहीं देख रहे हैं। तो हु एम आई को हम यहाँ पे तकनीकी एक सवाल है, उस पहलू को उजागर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और तीसरा चीज कि मैं हायर्ड कैसे हूँ, मैं किसी नौकरी में कैसे चुना जाऊं। ये 3 चीजों पे बात करने वाले हैं। तो हु एम आई को अगर हम देखते हैं, आगे की अगर स्लाइड में जाते हैं, तो हमें कुछ प्रश्न मिलते हैं, कुछ सवाल मिलते हैं जिसका आंसर करना बहुत बहुत ही जरूरी है। और ये इन सवालों का आंसर आप एकांत में बहुत आराम से, थोड़ा शांति मन से आप बैठ के इन सवालों को आंसर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि इन सवालों को अगर आप बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ इन सवालों का उत्तर देते हैं, तो आगे के कैरियर अपॉर्चुनिटीज में, कैरियर चूज करने में बहुत बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है, वो ये बोलता है कि व्हेन हैव यू बीन मोस्ट कमिटेड, पैशनेट एंड इंथुसियास्टिक। तो आप क्या ये रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, आप क्या ये सोच पा रहे हो कि आपके जो 20, 22, 25 साल का जो जीवन है, उसमें कौन सा ऐसा पल, कौन सा ऐसा क्षण आया था, या कौन सा ऐसा आप काम किए थे जिसमें आप बहुत ज्यादा कमिटेड हुए, जो जिस काम को करने के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हुए, उस काम को करने के लिए आप में अलग किस्म की एनर्जी आपने महसूस की। तो उन घटना चक्र को, उस मोमेंट को याद करना बहुत जरूरी है, और उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा समय जब आप बहुत ज्यादा कमिटेड हुए हो किसी काम को लेकर। है कि एक ऐसा समय जहां पे आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हुए हो अपने अपने काम में, अपने लाइफ में, आपने बहुत कुछ अलग कर दिया हो। तो ये दूसरा सवाल है। तीसरे सवाल पे अगर जाए तो, कब आप अपने बारे में या जो आपने निर्णय लिए उसके बारे में बहुत श्योर थे, 100% श्योर थे कि मैं जो निर्णय लिया या जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ उसमें 100% मैं श्योर हूँ। तो इस तरीके के जो सवाल है वो आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में। तो कुल 7-8 सवाल हैं जिनको या तो आप लिखें, या इन सवालों को लेकर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इन सवालों के साथ बिताएं, समय बिताएं इन सवालों के साथ, जो बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगी आपको कि आपको पूरे देश में बहुत सारे हम कोर्सेज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, डिग्री कोर्सेज करने के बाद भी हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो कोर्स मैं कोई जॉब है क्या मेरे लिए, तो ये सारी चीजें हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है जो जिस पे बात करनी बहुत जरूरी है, एक दो जो सवाल है कि अगर आपके लिए मनी मैटर नहीं करता है, मतलब कभी भी लाइफ में ऐसा समय आए जब आपके लिए पैसा नहीं मैटर करेगा नौकरी में, तो आप किस तरीके का नौकरी करना पसंद करोगे। तो इन सवालों के साथ जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 5-7 सवाल आप कम से कम 5-6 दिन इन सवालों के साथ बिताएं, बार बार सोचे, बहुत डीप में जाके सोचे, जिससे स्पष्टता आएगी आपके जीवन में कैरियर को लेकर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें अगर बात करें तो क्या करने की आवश्यकता है, जब हम हु एम आई से बात करते हैं तो उसको और कैसे कॉन्क्रीट वे में प्लान करें कि क्या लिखें। तो अगले स्लाइड पे एक बार देखते हैं।
हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे बोलता है कि राइट हु एम आई स्टेटमेंट। तो जैसे मैं शुरू में भी बोला कि ये कोई आध्यात्मिक सवाल पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो हु एम आई स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि मैं कौन हूं, अगर इसको मैं लिख कर समझना चाहूं या सोच कर समझना चाहूं, तो वो क्या 3-4 चीजें हैं, वो क्या 3-4 सवाल हैं जो मुझे मेरे बारे में क्लैरिटी देगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्हाट योर टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ आर। तो आपकी क्या खूबियां हैं, आपके क्या टैलेंट हैं और आपके क्या स्ट्रेंथ है, इसको लिस्ट डाउन बहुत करना बहुत जरूरी है खुद को समझने की जो जर्नी है उसमें। दूसरा जो चीज है कि क्या आपने कभी अपने टैलेंट, अपने खूबियां, अपने स्किल का इस्तेमाल करके क्या सबसे बेहतर अचीव किया है या क्या सबसे बेहतर अचीव कर सकते हैं, वो समझना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो उसी से बहुत बेहतर कुछ अचीव किया जा सकता है, कुछ उपलब्ध किया जा सकता है, लेकिन आप में बहुत सारे अलग किस्म के टैलेंट, अलग किस्म के स्किल है, लाइफ स्किल हो सकते हैं, जिसको बैठकर सोचे तो ये समझ बन सकती है कि उन स्किल या उन टैलेंट से क्या आप अचीव कर सकते हो, क्या बेटर अचीव कर सकते हो। एंड तीसरा जो सवाल है वो ये है कि किस तरीके के काम करने में आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो सोचना बहुत जरूरी है। यानी इन 3 सवालों को आप लिखें, इन 3 सवालों के आंसर लिखें। और हो सकता है ये 3 सवाल के आंसर ऐसे नहीं हो कि अभी आपने लिखा और 2 साल बाद भी इन 3 सवालों के जो उत्तर है वही रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है ये 2 दिन बाद भी आपके उत्तर बदले, 1 सप्ताह बाद भी आपके उत्तर बदले, या हर हर साल, हर महीने ये उत्तर आपका बदलता जाए। और जब आपका उत्तर बदले तो ये समझना जरूरी है कि इससे घबराना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पिछला उत्तर था और अभी जो उत्तर आपका बदला है उसमें पिछला जो उत्तर था वो ऑथेंटिक नहीं था, ये समझकर घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। तो इन 3 सवालों को उत्तर करने का कोशिश कीजिए, मतलब खुद के साथ बैठिए और इन 3 सवालों को लेकर मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई उत्तर दे सकता है। तो आप ही हो ये 3 सवाल खुद से पूछने के लिए, और आप ही हो इन 3 सवालों को उत्तर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी बेटर आंसर देने के लिए आप खुद हो। खुद के साथ बैठना बहुत जरूरी है और ये 3 सवालों के साथ कुछ कुछ समय बिताना जरूरी है, कुछ समय जीना जरूरी है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद को समझ पाऊं किसी भी कैरियर पथ में जाने से पहले या कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी अपनाने से पहले। जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं प्लीज। जी, तो जो पहला स्लाइड था उसका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं ये समझ लेता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, क्या मुझे पसंद है सबसे ज्यादा करना, क्या ऐसा मैं कुछ काम किया हूँ जिससे सबसे बेहतर कुछ अचीव किया हूँ या क्या कर सकता हूँ, ये जब मैं समझ लेता हूँ तो फिर क्या मैं करना चाहता हूँ उस सवाल पे आ सकते हैं हम लोग। और वो जो सवाल है उसको 4-5 कैटेगरी में अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसमें जो पहला कैटेगरी जो बनता है वो इमेजिनेशन का बनता है कि आप बैठकर क्या इमेजिन करते हो कि आपका ड्रीम जॉब क्या होगा, क्या ऐसा काम कर रहे होंगे आप अपने जीवन में जिससे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो इनिशियली आप लोग को लग सकता है कि एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी खुशी देती है, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत कम समय के लिए आपको वो एक्साइट करेगी, लेकिन जो एक्साइट करेगी वो उस तरीके की नौकरी है जिसके बारे में आप ये समझ पाओ कि ये करने में मुझे मजा आता है। ये मैटर नहीं करता है कि इसमें पैकेज कितना है,
लेकिन ये मैटर करता है कि मुझे ये करने में सही में मजा आता है क्या, और मैं यही करना चाहता था। जब मैं सोचा इस सवाल पे कि मेरा ड्रीम जॉब क्या है, मैंने यही पाया और मैं यही करना चाहता था और मैं यही कर रहा हूँ। तो इस सवाल के साथ भी जीना बहुत जरूरी है। आपके वैल्यू क्या है, आप किन मूल्यों के साथ चलते हो अपने जीवन में, उन मूल्यों को आइडेंटिफाई करना, उन मूल्यों को पहचानना, उन मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। और जब आप जॉब मार्केट में जा रहे हो, जब नौकरी करने जा रहे हो, तो ये देखना कि जो वैल्यू आप में है, जो मूल्य आप में है, वो संस्था या वो जॉब अपॉर्चुनिटी उसी तरीके की मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर आप अभी अपने वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करके किसी भी जॉब में जाते हो, तो शुरुआती दौर में तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर तक एक एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि ठीक है, पैसा आ रहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम कर रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद जब आपके वैल्यू, क्योंकि आपके वैल्यू आप बहुत आसानी से नहीं बदल सकते, जो आप में इनहेरिटेंट है, जो आपने बचपन से आपके फैमिली, आपका परिवार, आपका समाज, आपका स्कूल, आपके आपके मेंटर से आपने जो वैल्यू गेन किया है, जो जो आपके अपने पर्सनल वैल्यू है, उससे उसके साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी अगर आपका आपका वैल्यू और आपकी संस्था का या आपके कंपनी का वैल्यू जब मैच नहीं कर रहा होगा, तो आप उस केस में वो नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि मेरी वैल्यू क्या है, और जिस संस्था में मैं जा रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ, या जो काम मैं करूंगा, उसका वैल्यू क्या है। तो दोनों मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और आपकी कंपनी ये दोनों पार्टनरशिप में जाते हो। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी आपकी संस्था पे एहसान कर रही है। तो ये पार्टनरशिप और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए मुझे मेरी वैल्यू, मेरे मूल्य क्या है, मेरे मूल्यों का आकलन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या 5-6 तरीके के मूल्य हैं। जब मैं अपने सीवी में लिखता हूँ कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं सही में क्या ऑनेस्ट हूँ, क्या मैंने अपनी ऑनेस्टी चेक की है कभी। जब मैं ये लिखता हूँ तो मैं पंक्चुअल हूँ, तो मैं क्या सभी जगह पे पंक्चुअल हूँ, क्या मैंने इसको मेंटेन किया है क्या अपनी पूरी लाइफ में। तो ये वैल्यू और बिलीफ, ये दोनों पे सोचना बहुत जरूरी है, और सिर्फ लिखने के लिए नहीं सोचना है कि मैं अपने सीवी में, मैं अपने बायो में, या मैं अपने इंटरव्यू में जब मुझसे पूछा जाए कि आपके वैल्यू, आपके बिलीफ क्या है, तो मैं बोलूं। लेकिन इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी जो आपके मूल्य रहे हैं, जो आपके वैल्यू रहे हैं, उसको आपने प्रैक्टिस किया है क्या। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं मुश्किल समय में, तो सवालिया निशान है कि सही में जो आप वैल्यू लिखे हैं, या जो आप बोलते हैं मेरे अंदर ये वैल्यू है, वो है या नहीं। तो उन वैल्यू को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और उस पर सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे ये 4-5 ऐसे मूल्य हैं जो किसी भी कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। और वही वैल्यू आपको अपने संस्था में, अपने कंपनी में, अपने काम जो करते हैं उस क्षेत्र में देखने हैं जाने से पहले। और वो अगर मैच करता है, तो आप लंबे समय तक काम करोगे, खुश रह पाओगे, और आपको अपने वैल्यू, अपने बिलीफ से समझौता नहीं करना पड़ेगा भविष्य में। और आप दुनिया को कैसे देखते हैं, वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद को कैसे देखते हैं 10 साल बाद, आप दुनिया को कैसे देखते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये दुनिया कैसे बदल रही होगी, जो आपको मदद करेगा कि आप करना क्या चाहते हो। तो इन 4 सवालों के साथ भी जीना, समय बिताना, लिखना, और हो सके तो आपके आसपास अगर कोई मेंटर हैं, कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके का कोर्स कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत हद तक संभव है कि जो 100 छात्र निकलेंगे, उसमें जो क्षमताएं या दक्षताएं होंगी, वो 19-20 हो सकता है, लेकिन एक ही तरीके का होगा, वो दिखेगा ओवरव्यू में। लेकिन ये जो खुद को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, या क्या मैं करना चाहता हूँ, इन सवालों का अगर आप उत्तर कर पाओगे, तो वो आपको भीड़ से अलग करने में मदद करेगी। और आप सिर्फ नौकरी करना ही एक उद्देश्य नहीं है जीवन का। पूरी नौकरी का जो इकोसिस्टम है, या जॉब का पूरा इकोसिस्टम है, वो आपके एटीट्यूड को, आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी संदेश देती है, समाज में, आपके परिवार में और देश में। तो जब भी आप
चूज करें, जॉब, कैरियर, तो इन चीजों पे रुक कर सोचना बहुत जरूरी है कि मुझे करना क्या है, और क्यों करना है, और मैं कौन हूँ। जी, आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। उसके बाद जो तीसरा और अहम जो सवाल है, वो ये है कि मैं हायर्ड कैसे हूँ। तो ये सवाल अकेले नहीं है, मतलब आप इस सवाल को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, या इस सवाल को ऐसा नहीं कि मैं पहले यही सवाल करूं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं और नौकरी के लिए सोच रहे होते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि मैं कैसे नौकरी में एंटर करूं, मैं कैसे रिक्रूट हूं। तो ये अंतिम सवाल है इस सत्र का। और इससे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, उसको आंसर करना बहुत जरूरी है, उन सवालों को आंसर करना जरूरी है, तब जाकर आप इस सवाल पर आए। अगर आप इस सवाल पे पहले ही आ जाते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे जॉब लेना है, नौकरी लेना है, तो शायद दिक्कत हो आगे भविष्य में। तो ये सवाल सबसे अंतिम सवाल है, जिसको हम लोग अपने जीवन में सबसे पहला सवाल बनाकर रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना प्रोग्रेस हमेशा मैप करें। आप अपने स्किल, आप अपनी कॉम्पिटेंसी, आप अपने लर्निंग, उसको कंटिन्यूअस मैप करने की जरूरत है, आपकी जर्नी को मैप करने की जरूरत है। और वो मैपिंग आपके सीवी और आपके एसओपी और आपके रिज्यूमे में स्किल सेट लिखने से मैप नहीं होगा। इसको लेकर आपकी अपनी रूटीन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है कि आप हर साल या हर 6 महीने में आप क्या नया सीख रहे हो, या हर दिन क्या नया सीख रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तो उसको मैप करना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, आपको अपना प्लान डेवलप करना बहुत जरूरी है, और वो प्लान आपकी मदद करेगा कि आपको नौकरी कब और कैसे मिलेगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना कि आप किस तरीके के कैरियर में जाना चाह रहे हो, किस तरीके के जॉब में जाना चाह रहे हो, वो राइट डाउन करना बहुत जरूरी है। और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ये अंतिम सवाल है, ये पहला सवाल नहीं है। पहला सवाल आपको हु एम आई और आप क्या करना चाहते हो, इसको डिफाइन करेंगे, तब जाके इन चीजों में आप आकर और बेहतर स्पष्टीकरण के साथ, क्लैरिटी के साथ इन सवालों का उत्तर दे पाएंगे। जो दूसरा सवाल बोलता है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, जो मैं बात कर रहा था कि 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आप अपने आप को किस तरीके का इंसान देखना चाहते हो, किस तरीके का प्रोफेशनल इंडिविजुअल देखते हो, वो इमेजिनेशन क्या है आपका, वो विजन क्या है आपका खुद के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये भी लिखना, जो ये भी समझना जरूरी है कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको जॉब में जाने से पहले लेने हैं। किस तरीके के स्किल सेट आपको एक्वायर्ड करने हैं, आपको खुद के बारे में क्या क्या चीजें समझनी है, आपको जॉब मार्केट के बारे में क्या समझना है, जॉब मार्केट के इकोसिस्टम के बारे में क्या समझना है। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत है। आप किस तरीके का एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, किस तरीके का एक्सपीरियंस बिल्ड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो और हाउ डू आई गेट हायर्ड में अगर इन सवालों को अगर आप आंसर करते हैं, तो बहुत संभव है कि आपका जो साक्षात्कार होगा या आपकी जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होगी, उसमें बहुत ज्यादा मदद करे ये सवाल। क्योंकि 1 घंटे के इंटरव्यू में 10 या 15 मिनट के ही टेक्निकल सवाल जाते हैं, बाकी आपको जानने की कोशिश करती है कंपनियां कि आप किस तरीके के इंसान हो, आप खुद के बारे में कितना जानते हो, आप समाज के बारे में कितना जानते हो,
आपको अपने बारे में कितनी क्लैरिटी है, आप जो करना चाहते हो जीवन में उसके बारे में कितनी क्लैरिटी है, और इन क्लैरिटी से जो कंपनी है वो ये समझने की कोशिश करता है कि आप कितना क्लियर माइंडसेट के साथ इस नौकरी में आना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था ये नहीं चाहती है कि कोई एम्प्लॉय आए और 6 महीने में, 2 महीने में वो छोड़कर चला जाए। तो कंपनी भी ये समझती है कि कंपनी का जो वैल्यू है, कंपनी का जो जो मूल्य है, उनसे आपका कितना मैच हो पा रहा है। तो कंपनी भी उस तरीके का पार्टनरशिप चाहती है। तो इस कारण से ये 3 सवालों का उत्तर देना बहुत जरूरी है और खुद के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जी, आगे बढ़ते हैं, अगर और कुछ है तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी जिस तरीके की कंडीशन है हमारे देश के, पूरी दुनिया की, जहाँ पर जो जॉब मार्केट है या जो अपॉर्चुनिटी है वो श्रिंक हो गई है, बहुत कम हो गई है, और होपफुली फ्यूचर में बढ़ेंगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी भी जॉब के लिए, किसी पोजीशन के लिए बहुत डेस्परेटली प्रिपेयर कर रहा होता हूँ खुद को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जॉब हो, या किसी तरीके की नौकरी जिसको मैं बहुत फोकस करके तैयार कर रहा होता हूँ या तैयारी कर रहा होता हूँ उसमें, और सोचता हूँ कि हो जाए, और बहुत कुछ सोचता हूँ कि अगर ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे सपने गढ़ लेता हूँ। लेकिन जब नहीं होता है या नहीं होगा तो व्हाट इफ पे सोचना बहुत जरूरी है कि अगर जिसको लेकर मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना एनर्जी दे रहा हूँ, वो अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा। तो आपको व्हाट इफ का एनालिसिस करना है। आपको वो भी लिखना है कि जो जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका 2 महीने बाद इंटरव्यू है, मैंने 2 महीने पूरे लग कर तैयारी की, मैंने इंटरव्यू दिया, और अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जिस तरीके का डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन से पूरी दुनिया गुजर रही है, यूथ गुजर रहे हैं, उसमें व्हाट इफ पे बहुत फोकस नहीं हो रहा है। तो व्हाट इफ हमें फ्यूचर के लिए मेंटली रेडी, फ्यूचर के लिए मेंटली प्रिपेयर करना सिखाती है। बहुत बुरी सी बुरी स्थिति क्या हो सकती है उसके बारे में हमें सिखाती है, और उसको लेकर हम प्रिपेयर रहते हैं पहले से ही कि मैंने भाई बुरा से बुरा एक्सट्रीम सोच लिया है कि अगर ये नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और वो सोच लेना ही अपने आप में, और फिर जाके ये सोचना कि ये अगर नहीं होगा तो मेरे पास प्लान बी क्या है। अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया तो मेरे पास प्लान बी, प्लान सी क्या है, मैं इसके अलावा और क्या कर रहा हूँगा। ये सोचना, इस फ्रेमवर्क में सोचना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सोच के रहते हो, एक्सेप्ट कर लिए गए, बहुत अच्छी बात। अगर एक्सेप्ट नहीं किए गए तो भी आपके पास एक प्लान बी है जिसको लेकर आपने पहले ही सोच रखा है, आपका दिमाग पहले से ही रेडी है। अगर आप नहीं सोचते हैं तो वो बहुत अचानक से आपको झटका लगता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मैंने 3 महीने, 4 महीने या मैंने पूरे 2 साल दिए इस तरीके की नौकरी को पाने के लिए, और आज ये मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। तो वो, क्योंकि हमारी आदत नहीं है, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रिजेक्शन को कैसे एक्सेप्ट करना है ये नहीं सिखाई है। तो व्हाट इफ को प्लान करना बहुत जरूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास प्लान बी, प्लान सी क्या है, ताकि अगर मैं रिजेक्ट भी हूं तो मैं उस डिप्रेशन में ना जाऊं, और फिर मैं वहां से उठ खड़ा हूं और आगे बढ़ूं और दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर पाऊं, खुद को तैयार कर पाऊं। तो व्हाट इफ बहुत कोर है आपके पढ़ाई से जॉब में, जो जॉब, पढ़ाई और जॉब के बीच की जो दहलीज है ना, उसमें जाना नहीं जाने के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेके हमेशा मेंटली रेडी रहने की जरूरत है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो पैरेलल आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर इसमें नहीं हुआ तो भाई मेरे पास और क्या क्या
ऑप्शंस हैं और मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, मेरे पास और क्या प्लान बी सी डी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोच कर रखना। इस स्लाइड के अलावा कुछ और चीजें हैं जो मुझे लगता है आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। जॉब मार्केट को लेकर या अपॉर्चुनिटीज को लेकर जब बात करते हैं तो बहुत कन्वेंशनल, बहुत ट्रेडिशनल किस्म से अभी भी हम जॉब को देखते हैं। खासकर जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉलेजेस हैं, जो छात्र हैं, उनकी बात करते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में जो समाज का जो प्रेशर है छात्रों के ऊपर नौकरी पाने को लेकर, या उसके एटीट्यूड की अगर बात करते हैं तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग XYZ कोई ना कोई कोर्स कर रहे होंगे अगर आप छात्र होंगे तो, या किए भी होंगे अगर आप काम कर रहे हैं तो जॉब के एटीट्यूड को या जॉब को जनरली 4 भागों में अगर विभाजित करके देखें या 4 भागों में अगर बांट के देखें तो वो क्या क्या है। तो पहला आता है कि कोर जॉब बोलते हैं, यानी आप जो पढ़ रहे हो उसी से संबंधित आप नौकरी कर रहे हो। सपोज जैसे मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है शांति निकेतन से, तो बहुत मेरे पेरेंट्स या मेरे दोस्त या जिस समाज से मैं आता हूँ वहां के लोग, जब मैं जर्नलिज्म कोर्स कर रहा था तो लोग यही बोल रहे थे कि अच्छा जर्नलिज्म पढ़ रहा तो जर्नलिस्ट ही बनेगा, लेकिन मैं जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट नहीं बना। मैं जर्नलिस्ट या रिपोर्टर कभी नहीं बना, कभी रिपोर्टिंग नहीं किया अपने लाइफ में, चूंकि मैं जर्नलिज्म पढ़ा हूँ। तो एक वो होता है कि आप जो पढ़ रहे हो और वही कर रहे हो। तो मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं, बहुत ऐसे मित्र हैं जो जर्नलिज्म पढ़े और वो मीडिया हाउसेज में है, वो न्यूज़पेपर में काम करते हैं, वो न्यूज चैनल में काम करते हैं, यानी उसने जो पढ़ा वही वो कर रहा है। इसको बोलते हैं कोर जॉब। तो एक तो ये है। दूसरा है, और ये कोर जॉब इस तरीके से काम करती है, अगर आप लोग एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा को अगर आप पानी में फेंको तो 10% हिस्सा ही आपको ऊपर दिखता है, बाकी 90% जो हिस्सा है वो पानी के नीचे दिखता है। तो ये जो कोर जॉब है, जो आपका एकेडमी है उसी से रिलेटेड आप नौकरी कर रहे हैं, तो ये 10% ही कैटर करती है, क्योंकि सारे जर्नलिज्म करने वाले लोग जर्नलिस्ट नहीं बनते हैं, ये आपको भी पता है। सारे हिस्ट्री में एमए करने वाले लोग हिस्ट्री के प्रोफेसर लेक्चर नहीं बनते हैं। सारे एमबीए करने वाले लोग बिजनेस ही करेंगे, ये भी नहीं है। सारे इंजीनियरिंग करने वाले लोग उसी सेक्टर में जा रहे होंगे, इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, ये भी सही नहीं है। तो कोर जॉब 10-15% है, तो ये एक एरिया है। दूसरा अगर बात करें तो है वो रिलेटेड जॉब की, यानी मैंने जर्नलिज्म पढ़ा, जर्नलिज्म में मैंने कुछ चीजें सीखी और कुछ स्किल गेन किए, कुछ क्षमताएं दक्षताएं गेन की, मैंने अचीव किए, कुछ सीखा। उसी लर्निंग को, उसी स्किल को क्या मैं दूसरे तरीके के काम करने में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे बोलूं तो मैंने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ा, तो मुझे कम्युनिकेशन बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि भाई जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है उसमें भी तो इस्तेमाल हो सकती है मेरी स्किल, यानी लोगों के बीच में जाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये किया जा सकता है अगर मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूँ या जर्नलिस्ट नहीं बन रहा हूँ। तो इस स्किल का इस्तेमाल क्या मैं सोशल सेक्टर में, सोशल वर्क में कर सकता हूँ क्या। तो वो रिलेटेड जॉब जो है उसमें चला गया, जिसका दायरा थोड़ा बड़ा है, यानी आप कोर जॉब में भी जा सकते हो और रिलेटेड जॉब में भी, यानी कोर जॉब से जो आपने स्किल सीखी उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हो दूसरे तरीके के कामों में भी। तीसरा और जो सबसे बड़ा स्पेस है जॉब का, वो है हाइब्रिड जॉब। तो हाइब्रिड जॉब की अगर मैं उदाहरण बोलूं आप लोगों को, तो किसी ने टेक्नोलॉजी में मान लीजिए इंजीनियरिंग किया, लेकिन उसको लगता है कि भाई हेल्थ अभी सबसे अहम मुद्दा है हमारे देश का, तो वो क्या टेक्नोलॉजी और हेल्थ का जो स्किल है, यानी टेक्नोलॉजी का स्किल है, हेल्थ एक डोमेन है, तो टेक्नोलॉजी को वो क्या हेल्थ के साथ मिलाकर कुछ सॉल्यूशन लेके आ सकता है क्या। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वो काम हेल्थ पर कर रही है। तो इसको
मिक्स करना हाइब्रिड जॉब बोलते हैं, और इसकी अपार संभावना है भविष्य में भी और अभी के मार्केट में भी, कि आपकी जो स्किल है और दूसरे स्किल के साथ अगर आप मैच कर पाओ तो उसकी अपार संभावना, यानी इस तरीके की नौकरियां 80-85% हमारे देश में अभी हैं। और जो बहुत लेस फोकस है, जो बहुत कम फोकस है, वो है, लेकिन उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। चौथा जो है, उसको बहुत कम लोग एफर्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत पैशनेट हैं, आपके पास रिसोर्स उस तरीके से हैं, तो आप वो कर सकते हैं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है, तो इसमें आप कर तो सकते हो, लेकिन वही है कि आपको फिर से आपको रीस्किल या स्किल अप अपने आप को करना पड़ेगा। शायद आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है या कुछ नए कोर्सेज लेने की जरूरत है, जिसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपके पास उस तरीके की संसाधन नहीं है जीवन में जिसमें आप 3 साल 4 साल 5 साल आप अलग से देना चाहो, लेकिन इसके लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि जो रिलेटेड जॉब है और जो हाइब्रिड जॉब है उसमें अपार संभावनाएं हैं और उसको देखा जा सकता है। तो आपकी जो स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, उसको आप इस तरीके से भी सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरे कौन कौन से स्किल कॉम्पिटेंसी दूसरे सेक्टर में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, मेरे क्या क्या क्षमताएं, दक्षताएं या स्किल कॉम्पिटेंसी हैं जिससे मैं नया कुछ बिल्ड कर सकता हूँ, दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, दूसरे डोमेन में कोलैबोरेट करके मैं बिल्ड कर सकता हूँ, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हुई है, इस पे आप लोग जरूर सोचेंगे, और जितने मेरे समझ अभी तक बनी है कैरियर चॉइसेस को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके, करियर चॉइसेस या अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने से पहले इन चीजों पर सोचना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक क्लियर विजन के साथ, एक क्लियर सेल्फ आर्टिकुलेशन के साथ, अपनी स्किल कॉम्पिटेंसी मैपिंग के साथ आप जॉब मार्केट में एंटर करो। और जॉब मार्केट में एंटर करना एक एक अचीवमेंट है, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आप ये मैप करके जाते हो तो आप उसमें सरवाइव करने के जो चांसेस है, उस मार्केट में लंबे समय तक बने रहने के जो जो संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं आपकी। तो जी, मेरे तरफ से तो इतना ही है। अगर आप लोग के कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अमृता फिर बता सकती है उन सवालों को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हेलो राजेश सर, आप मुझे सुन सकते हैं? अमृता, आप ऐसा कर सकते हो कि इसी पीपीटी में जो सवाल आ रहे हैं आप कॉपी पेस्ट एक वाइट स्लाइड लेके भी कर सकती हैं, अगर आवाज आपकी मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है? सर अभी तक तो कुछ सवाल नहीं आया है।
अमृता, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, मैं एकदम नहीं सुन पा रहा हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ, कुछ सवाल आता है तो मैं बताती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में अगर आप डाल दो तो मैं आंसर कर पाऊँ उसका। हेलो। तो कोई सवाल नहीं है? हेलो। हेलो।